क्लोज काम कर रहे होते हैं जिनसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज होती हैं। ये मेल्स के अंदर इनफर्टिलिटी कॉज कर सकती है। इससे उनके स्पर्म हेल्थ डिस्टर्ब होती है। और इसके अलावा पेंटर्स जिनका इस वजह से स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाती है, स्पर्म क्वालिटी डिस्टर्ब हो जाती है और मेल्स को बांझपन, बेऔलादी जैसे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी डॉक्टर अबीरा अली एंड आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट। आज आपके साथ जिस टॉपिक पर बात होगी वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि कौन से ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनसे मेल इनफर्टिलिटी का रिस्क बढ़ जाता है और मेल्स के स्पर्म काउंट और स्पर्म क्वालिटी कम हो जाती है। तो बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जिनमें हीट का एक्सपोजर ज़्यादा होता है, केमिकल्स का, रेडिएशन का और फिज़िकल स्ट्रेन का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाती है, स्पर्म क्वालिटी डिस्टर्ब हो जाती है और मेल्स को बांझपन, बेऔलादी जैसे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो आज के टॉपिक में हम इन्हीं प्रोफेशंस के बारे में बात करेंगे। वीडियो कंप्लीट देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो नंबर 1 पर है हाई हीट प्रोफेशन। तो ऐसी जॉब जिनमें काफ़ी अरसे तक आपको हीट का एक्सपोजर रहता है, वो स्पर्म की प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि बेकर्स, वेल्डर्स और फैक्ट्री वर्कर्स जो कि काफ़ी हाई टेम्परेचर के ऊपर काम कर रहे होते हैं। इनके स्पर्म काउंट आम लोगों की निस्बत कम होते हैं। और इसी तरह से ट्रक ड्राइवर्स और हैवी मशीनरी ऑपरेटर्स जिनको काफ़ी देर तक प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग करनी होती है, तो इससे भी टेस्टिकुलर टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। तो टेस्टिस का जो वर्क करने का टेम्परेचर होता है वो आपकी बॉडी से निस्बतन कम टेम्परेचर के ऊपर वो काम कर रही होती हैं, इसीलिए टेस्टिस आउटसाइड द बॉडी होती हैं। लेकिन अगर इसका टेम्परेचर किसी भी रीज़न से बढ़ जाता है तो स्पर्म की प्रोडक्शन कम हो जाती है और जो ऑलरेडी प्रोड्यूस स्पर्म होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि हाई हीट प्रोफेशंस वाले जो लोग हैं, जो कि बेकर्स हैं या फिर वो वेल्डर्स हैं, उन्होंने अपने प्रोटेक्टिव मेजर्स करने हैं और ख़ुद को एक्सेसिव हीट से बचाना है। नंबर 2 पर है ऑक्यूपेशंस एक्सपोजिंग टू केमिकल्स। तो इसमें एग्रीकल्चर वर्कर्स आ जाते हैं जो कि पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स और फंगीसाइड्स को एक्सपोज्ड होते हैं। इससे उनके स्पर्म हेल्थ डिस्टर्ब होती है। और इसके अलावा पेंटर्स जिनका एक्सपोजर होता है सॉल्वेंट्स के साथ, लेड के साथ और हैवी मेटल्स के साथ, इससे भी स्पर्म क्वालिटी डिस्टर्ब हो सकती है। और नंबर 3 पर है इंडस्ट्रियल वर्कर्स। इनको भी हैवी मेटल्स का एक्सपोजर होता है जिसकी वजह से स्पर्म क्वालिटी डिस्टर्ब होती है और फर्टिलिटी के इश्यूज बन सकते हैं। इसी तरह से हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो कि कीमोथेरेपी की ड्रग्स को डील करते हैं और ये टॉक्सिक होती हैं, समटाइम्स ये इनफर्टिलिटी कॉज कर सकती हैं मेल्स में। और इसी तरह से जो एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं उनको एनेस्थेटिक गैसेस का एक्सपोजर होता है जिसकी वजह से मेल इनफर्टिलिटी कॉज हो सकती है। नंबर 3 पर है एक्सपोजर टू रेडिएशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। रेडियोलॉजिस्ट और एक्सरे टेक्नीशियंस इसमें आ जाते हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर काम कर रहे होते हैं और इनका रेडिएशंस का एक्सपोजर होता है। इससे उनका स्पर्म डीएनए अफेक्ट होता है और डैमेज हो सकता है। इसी तरह से टेलीकम्युनिकेशन वर्कर्स, इलेक्ट्रीशियंस, आईटी वर्कर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में काम करने वाले दूसरे लोग जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बहुत क्लोज काम कर रहे होते हैं और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के बहुत क्लोज काम कर रहे होते हैं जिनसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज होती हैं, ये मेल्स के अंदर इनफर्टिलिटी कॉज कर सकते हैं। नंबर 4 पर हैं प्रोफेशंस विद एक्सपोजर टू हाई फिजिकल स्ट्रेन। तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और एथलीट्स या ऐसे सारे प्रोफेशंस जिनमें फिजिकल एक्सर्शन बहुत ज़्यादा है, जिस्मानी काम बहुत ज़्यादा है, इससे भी मेल का स्पर्म काउंट कम हो सकता है। इससे मेल्स का हार्मोन लेवल इफेक्ट होता है। इसी तरह से मिलिट्री से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को भी समटाइम्स बहुत हैवी एक्सरसाइजेस का एक्सपोजर हो रहा होता है जिसकी वजह से उनका स्पर्म काउंट डिस्टर्ब हो सकता है क्योंकि इससे उनके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। नंबर 5 पर है सीडेंटरी जॉब। तो वो सारे लोग जो कि कंप्यूटर पर बैठ के काम करते हैं, ऑफिस जॉब्स करते हैं
और ड्राइवर्स जिनकी प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग होती है। इससे क्या होता है, जब आप ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं तो प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग से पेल्विक एरिया का ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है और टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। तो जैसे ही सक्रोटल टेम्परेचर ज़्यादा होगा, स्पर्म क्वालिटी डिस्टर्ब होने लगती है। और नंबर 6 पर है प्रोफेशंस विद एक्सपोजर टू एनवायरनमेंटल पोल्यूटेंट्स। तो वो लोग जो माइंस में काम करते हैं, ऑयल इंडस्ट्री में काम करते हैं या पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में काम करते हैं जिसमें केमिकल्स और हैवी मेटल्स जैसे कि कैडमियम का, लेड का और मर्करी का एक्सपोजर होता है, तो इससे भी इनफर्टिलिटी कॉज हो सकती है। अब इसमें सवाल ये आता है कि चूँकि बहुत सारे लोग इन प्रोफेशन से जुड़े होते हैं तो सारे लोग इनफर्टाइल नहीं होते। तो इसकी वजह यह है कि हर किसी के प्रोटेक्टिव मेजर्स डिफरेंट होते हैं। अगर इन्हीं फील्ड्स में रहते हुए आप अपने प्रोटेक्टिव मेजर्स कर लेते हैं, आप अपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं, ख़ुद को रेडिएशन से बचाने के लिए शील्ड्स का इस्तेमाल करते हैं और ख़ुद को केमिकल एक्सपोजर से, पेस्टिसाइड से महफूज रखते हैं, मास्क पहन के रखते हैं, तो आप इन चीज़ों के असरात से, इन गैसेस से, इन टॉक्सिन से, इन केमिकल से ख़ुद को बचा सकते हैं और आपका स्पर्म काउंट भी बेहतर रह सकता है और इनफर्टिलिटी भी बेहतर हो सकती है। तो वो लोग जो अनप्रोटेक्टेड तरीके से काम कर रहे होते हैं, केयर नहीं करते, तो उनका स्पर्म काउंट डेफिनेटली डिस्टर्ब हो सकता है और इससे इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो वो सारे लोग जो कि बैठ के काम करते हैं, उनकी सीडेंट्री जॉब्स हैं, उनको चाहिए कि वो इंटरमिटेंटली ब्रेक लें ताकि उनका जो टेस्टिकुलर टेम्परेचर है वो कूल डाउन हो और इसी तरह से वो उनकी जो स्पर्म प्रोडक्शन है वो बेहतर हो सके। तो आप में से जो लोग भी इनफर्टिलिटी का शिकार है, जिन मेल को एज़ोस्पर्मिया का या ओलिगोस्पर्मिया का प्रॉब्लम आ रहा है और वो कुछ अपने टेस्ट करवा चुके हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि आगे क्या करना है, किस तरह से ट्रीटमेंट होना है, तो वो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और हम उनको गाइड करेंगे कि उन्होंने अपना ट्रीटमेंट कैसे करना है और किस तरह से वो एक सेहतमंद औलाद हासिल कर सकते हैं। याद रखें कि ये जो मेल इनफर्टिलिटी होती है ये ज़्यादातर केसेस में क्योरेबल होती है और इसको हम काफ़ी केसेस में ट्रीट कर सकते हैं। इसके लिए हमें रीज़न का जानना बहुत ज़रूरी है कि इनफर्टिलिटी के बिहाइंड द सिनेरियो रीज़न क्या है। और जैसे ही हम रीज़न पे पहुंचते हैं तो चाहे वो प्री टेस्टिकुलर कॉज है इनफर्टिलिटी का या टेस्टिकुलर कॉज है या पोस्ट टेस्टिकुलर कॉज है, उसी कॉज के अकॉर्डिंग हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं। तो हमसे लाजमी रब्ता कीजिएगा और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में आप लोग लाजमी पूछा करें, मैं सारे कमेंट्स का जवाब देती हूँ। और इसके अलावा अगर किसी भी टॉपिक पर आप लोग चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना के आपको गाइड करूँ तो उसके बारे में भी मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रोफेशंस विच लीड टू मेल इनफर्टिलिटी एंड विच कैन डैमेज द मेल स्पर्म हेल्थ एंड मेल स्पर्म DNA। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।